नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों सोचिए, आप नेपाल जाने के लिए बॉर्डर पर पहुंचते हैं। आपके हाथ में आधार कार्ड है। आपको पूरा भरोसा है कि इससे आपकी पहचान साबित हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर पर पहुंचते हैं, सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि सिर्फ आधार से नेपाल में एंट्री नहीं मिलेगी। यही हुआ है गौरी फंटा बॉर्डर पर, जहां नए डॉक्यूमेंट रूल्स के तहत सिर्फ आधार लेकर पहुंचे कई यात्रियों को वापस लौटा दिया गया। अब सवाल है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ? क्या नेपाल ने भारतीयों के लिए नियम को बदल दिया है? क्या पासपोर्ट जरूरी होगा? क्या वोटर आईडी से एंट्री मिलेगी? और क्या यह शक्ति सिर्फ एक बॉर्डर तक सीमित है या भारत नेपाल की खुली सीमा पर अब एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? आज के इस वीडियो में हम पूरे इस मामले को समझेंगे और सबसे जरूरी, नेपाल जाने से पहले आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आज इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम चर्चा ये भी करेंगे कि क्यों 1950 की संधि है ने भारत नेपाल के रिश्ते को एक अलग पहचान भी दे दी। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिए और जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट के माध्यम से रखिए। साथियों, सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए मैंने कहा क्योंकि लाखों व्यूअर्स वीडियो देखते हैं। आप हर वीडियो पे देखेंगे कई हजार से लेकर कुछ लाख तक व्यूज जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब काफी कम करते हैं। बस 2 सेकंड का समय लगेगा, सब्सक्रिप्शन का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपका साथ जो रहता है वो मेरे मनोबल को बढ़ाता है। शुरुआत जीरो से हुई थी, आज हम 43,000 पहुंच रहे हैं, वो बस आप ही का सहयोग। तो अपना सहयोग और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। और चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, नेपाल में भारतीयों के लिए नियम कड़े, सिर्फ आधार कार्ड से नहीं मिलेगी एंट्री। लेकिन साथियों, किसी भी टॉपिक को शुरू करने समझने से पहले थोड़ा सा इतिहास चलना होगा। 1950 से हम जब इस डिस्कशन की शुरुआत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत और नेपाल की एक खुली सीमा जो है और खुली सीमा पे एक अलग रिश्ते की पहचान भी क्या है। तो साथियों, इसके लिए हमें 76 साल पहले जाना होगा। साल था 1950। भारत और नेपाल के बीच ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप यानी शांति और मैत्री की संधि हुई थी। और ये सिर्फ दो देशों के बीच एक सामान्य डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट नहीं था, इसने भारत और नेपाल के बीच लोगों, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का एक विशेष फ्रेमवर्क जो है वो प्रदान किया। संधि के आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में दोनों देशों के नागरिकों के लिए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, रेसिडेंस, प्रॉपर्टी, ट्रेड और मूवमेंट से जुड़े रेसिप्रोकल प्रिविलेज की व्यवस्था की गई थी। यानी भारत और नेपाल के रिश्ते की बुनियाद सिर्फ सरकारें नहीं थी, बल्कि लोग भी थे। और यही से सीमा को बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर से अलग बनाता है। भारत नेपाल सीमा को लंबे समय से एक ऐसी सीमा के रूप में देखा गया है जहां दोनों देशों के नागरिकों के बीच आवाजाही अपेक्षाकृत आसान रही है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। 1950 की ट्रीटी ने लोगों के बीच संबंध को मजबूत किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि दोनों देशों को अपनी सिक्योरिटी कंसर्न को नजरअंदाज करना जो है था। यानी शुरुआत से ही इस रिश्ते में दो चीजें साथ साथ चलती, एक तरफ खुली आवाजाही और दूसरी तरफ सुरक्षा। और आज आधार को लेकर जो विवाद सामने आया उसकी जड़ भी इसी पुराने बैलेंस में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। क्योंकि समय बदल गया है, लोगों की मूवमेंट पहले से ज्यादा बढ़ी है, व्यापार बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बढ़ा है और साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी की चुनौती भी बदल गई। इसलिए आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड है, सवाल ये भी है कि क्या 1950 के दौर की ओपन बॉर्डर व्यवस्था को 2026 के सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के साथ नए तरीके से मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है। और ओपन बॉर्डर का मतलब क्या है? तो भारत नेपाल संधि और ओपन बॉर्डर की ऐतिहासिक न्यू, लेकिन फिर से प्रश्न नहीं आता है कि ये ओपन बॉर्डर जो आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है। साथियों, अब यह एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। भारत नेपाल की खुली सीमा का मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति बिना किसी नियम के सीमा के उस पार से जा सकता है या उस पार से इस पार आ सकता है। ओपन बॉर्डर का मतलब मुख्य रूप से यह है कि दोनों देशों के नागरिकों की समान आवाजाही के लिए वैसा वीजा रिजाइम नहीं है जैसे कई दूसरे देशों के बीच होता है। यानी अगर आप भारत से किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो वहां वीजा जरूरी है, चाहे आप बांग्लादेश जाएं, श्रीलंका जाएं, पाकिस्तान जाएं, अमेरिका जाएं, यूएई जाएं, कहीं भी जाएं, तो पहले आपको वीजा लेना होगा, पासपोर्ट दिखाना पड़ सकता है, इमिग्रेशन क्लियरेंस से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन नेपाल के साथ व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से अलग रही और यही कारण है कि भारत और नेपाल के बीच लोगों की आवाजाही काफी सहज रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी, जब किसी सीमा पर मूवमेंट रिलेटिवली आसान होती है तब सिक्योरिटी एजेंसी के सामने चुनौती बढ़ जाती है। उन्हें सुनिश्चित करना होता है कि
लेजिटिमेट मूवमेंट और सस्पिशियस मूवमेंट के बीच फर्क को कैसे किया जा सके। यानी ओपन बॉर्डर का मतलब नो बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं, बल्कि इसका मतलब है इजी मूवमेंट और सिक्योरिटी सर्विलांस दोनों को साथ साथ में लेकर चलना है। भारत सरकार ने भी पहले स्पष्ट किया है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी, सर्विलांस, पेट्रोलिंग और चेकिंग जो है वो एसएसबी के द्वारा होता रहेगा। यानी कि बॉर्डर खुली है लेकिन अनअटेंडेंट नहीं है, और यही फर्क आज की घटना को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथियों, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नेपाल और भारत के बीच ओपन बॉर्डर है इसलिए मेरे पास जो भी आईडी है उससे मैं चला जाऊंगा, तो यही सोच अब परेशानी पैदा कर सकती है। क्योंकि ओपन बॉर्डर और एक्सेप्टेड ट्रेवल डॉक्यूमेंट दो अलग अलग बातें होती हैं, और आने वाले समय में शायद इसी डिस्टिंक्शन की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे और इस टॉपिक को जब हमने शुरू किया तो हमने गौरी फंटा के बारे में बात किया था। ओपन बॉर्डर कैसे काम करते हैं इस पर हमारी चर्चा हो गई है। हमने गौरी फंटा के बारे में बात किया। गौरी फंटा जो कि लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर उत्तराखंड से टच होता हुआ और नेपाल का बॉर्डर है। तो गौरी फंटा का जो मामला है, जो कि हमने कहा लखीमपुर में है, गौरी फंटा भारत नेपाल सीमा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट है। इसे सिर्फ एक बॉर्डर गेट्स अगर आप समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी। इसके दूसरी तरफ नेपाल का एक रीजन है साथियों, जिसका नाम है धनगढ़ी रीजन, जो नेपाल के सुदूर पश्चिम हिस्से का महत्वपूर्ण कॉमर्शियल सेंटर है। इसलिए यहाँ मूवमेंट सिर्फ यात्रियों की नहीं, यहाँ व्यापारी आते जाते रहते हैं, वाहन चलते रहते हैं, सामान की आवाजाही होती रहती है, स्थानीय लोग सीमा पार करते हैं और टूरिज्म से जुड़ी मूवमेंट भी होती है। यानी गौरीफंटा एक तरफ का इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसलिए जब यहाँ डॉक्यूमेंट चेकिंग सख्त होती है तो उसका असर सिर्फ उस यात्री पर नहीं पड़ता जिसे बॉर्डर पर रोका गया, उसका असर आसपास के पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी पड़ता है। अगर मूवमेंट धीमी होगा तो ट्रांसपोर्ट प्रभावित होंगे, अगर ट्रांसपोर्ट प्रभावित होगा तो लोकल ट्रेड पर असर पड़ेगा, अगर लोकल ट्रेड प्रभावित हुए तो बॉर्डर टाउन्स के छोटे बिजनेस तक इसका असर पहुंच सकता है। और यही कारण है कि गौरीफंटा में हुई यह घटना केवल इमिग्रेशन इशू मानना सही नहीं होगा। यह एक ऐसा बॉर्डर पॉइंट है जहां सिक्योरिटी, ट्रेड और पीपल मूवमेंट तीनों एक ही जगह मिलते हैं, और इसी वजह से आने वाले समय में यहाँ सिक्योरिटी और इकोनॉमिक फैसिलिटेशन के बीच बैलेंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब प्रश्न है कि नेपाल के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। साथियों, अगर भारत और नेपाल के बीच संबंधों के बारे में बात करें तो हमने कहा कि संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत मजबूत है, तो फिर बॉर्डर सर्विलांस की जरूरत क्यों पड़ रही है। और इसका जवाब है साथियों सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट। किसी भी देश के लिए अपनी सीमा पर यह जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन व्यक्ति अंदर आ रहा है, कौन व्यक्ति बाहर जा रहा है, उसकी मूवमेंट लेजिटमेट है या नहीं। ओपन बॉर्डर होने के कारण यह चैलेंज और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति के लिए ट्रेडिशनल इमिग्रेशन सिस्टम लागू नहीं। ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसी को दूसरे तरीके से सर्विलांस करना पड़ता है। इसमें बॉर्डर पेट्रोलिंग, रैंडम चेकिंग, इंटेलिजेंस इनपुट्स, लोकल पुलिस कोऑर्डिनेशन, कस्टम मॉनिटरिंग और सेंसिटिव लोकेशन पर विशेष निगरानी शामिल हो सकती है। भारत की तरफ से एसएसबी की भूमिका भी इसी बॉर्डर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। एसएसबी सिर्फ बॉर्डर पर खड़ी फोर्स नहीं है साथियों, उसका काम सर्विलांस, पेट्रोलिंग, सस्पिशियस मूवमेंट की पहचान भी करना है। दूसरी तरफ नेपाल की सिक्योरिटी एजेंसी को भी अपनी टेरिटरी में स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, फेक डॉक्यूमेंट्स और क्रिमिनल नेटवर्क जैसे चुनौतियों से निपटना होता है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को केवल यात्रियों को परेशान करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना पूरी तस्वीर को सामने नहीं लाता है। सिक्योरिटी एजेंसी का बेसिक सा सवाल होता है कि क्या हम उस व्यक्ति की पहचान और उसकी यात्रा को रिलेबल वेरीफाई कर सकते हैं। और यही वजह है कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी उतना महत्वपूर्ण है कि सिक्योरिटी मजबूत करते करते जेन्युइन ट्रैवलर्स की मूवमेंट कितनी प्रभावित हो सकती है, और यही बैलेंस आने वाले समय की असली चुनौती है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो मैंने आपके साथ चर्चा की ये आप समझ रहे हैं। भारत के लिए तराई क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण ये भी जानना है, क्योंकि पूरा का पूरा बॉर्डर अगर हम देखेंगे, चाहे महेंद्रनगर की बात करें, नेपालगंज की, बीरगंज की, जनकपुर, विराटनगर, भैरवा, तो जो आप देखेंगे पूरा, क्योंकि भारत और नेपाल की जो हम सीमा करेंगे तो 5 राज्य जो है, चाहे सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वो सारे के सारे सीमा साझा कर रहे हैं, और ये नेपाल का तराई का क्षेत्र है। अगर नेपाल इंडिया बॉर्डर के वास्तव को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा एक शब्द जिसको कि हम तराई कहते हैं। साथियों, नेपाल का तराई रीजन उसके दक्षिण हिस्से का फैला हुआ रिलेटिवली फ्लैट और फर्टाइल बेल्ट। इसे ठीक दूसरी तरफ भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे राज्य, यानी ज्योग्राफी ने दोनों देशों के बीच नेचुरल कनेक्शन बनाया है। हिमालय, नेपाल और इंडियन प्लेट्स के बीच सबसे आसान कनेक्टिविटी इसी सदर्न बेल्ट से निकलती है। और यही वजह है कि तराई सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये व्यापार के लिए, यातायात के लिए, शहरीकरण के लिए, औद्योगिकरण के लिए
और क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। नेपाल की इकोनॉमी के लिए इंडिया के साथ कनेक्टिविटी बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल का बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल ट्रेड और एसेंशियल सप्लाई जो है वो भारत के रूट के माध्यम से ही निर्भर है। और भारत के लिए तराई का महत्व सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं, यह रीजन सिक्योरिटी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अगर हम इस रीजन की बात करें तो 1850 किलोमीटर की लंबी एक सीमा है, जो कि हमने 5 राज्यों की बात की, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहां से गुजरता है। इसलिए नेपाल के तराई में कोई बड़ा बदलाव हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सिक्योरिटी रिलेटेड हो, तो इसका असर इंडियन बॉर्डर स्टेट्स तक पहुंच जाता है। और यही वजह है कि भारत के लिए नेपाल सिर्फ हिमालयन नेबर नहीं, नेपाल का तराई बेल्ट भारत की नदन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, अब इस पूरे मामले का सबसे प्रैक्टिकल एंगल हमें समझना है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी अगर चेकिंग बढ़ रही है तो सबसे पहले हमें लगता है कि इसका असर सिर्फ यात्रियों पर पड़ेगा, लेकिन साथियों बॉर्डर इकोनॉमी इससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। एक बॉर्डर क्रॉसिंग के पास ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं, ट्रक के ड्राइवर्स होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, फ्यूल स्टेशन होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, लोकल शॉप्स होते हैं और हजारों छोटी आर्थिक गतिविधियां जुड़ी होती हैं। मान लीजिए बॉर्डर पर वेरिफिकेशन की वजह से ट्रक को पहले की तुलना में ज्यादा समय लगता है, ट्रक देर से पहुंचा तो उसके साथ माल देर से पहुंचेगा, फिर वेयर हाउस की टाइमिंग बदली, मार्केट में सप्लाई प्रभावित हुई और इसका असर धीरे धीरे लोकल बिजनेस चेन के ऊपर पड़ सकता है और इसी तरह टूरिज्म भी हो सकता है। अगर यात्रियों को पहले से क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है और बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया जाता है तो उनका होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट और बाकी खर्च प्रभावित हो सकता है। इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट में सिर्फ सिक्योरिटी नहीं देखी जाती, ईज ऑफ मूवमेंट भी जरूरी। भारत और नेपाल के लिए चुनौती यही है कि सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ऐसा हो जो जेन्युइन ट्रेड और जेन्युइन ट्रेवलर्स को अननेसेसरी डिले ना होने दे, यानी भविष्य का आइडल मॉडल होगा फास्ट मूवमेंट फॉर जेन्युइन ट्रेवल्स, स्ट्रिक्ट चेकिंग फॉर सस्पिशियस मूवमेंट। अगर यह बैलेंस हासिल होता है तो सिक्योरिटी भी मजबूत होगी और बॉर्डर इकोनॉमी भी चलती रहेगी। भरोसे बनाम सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जो कि भारत और नेपाल के रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती है। साथियों, अब हम इस कहानी के सबसे संवेदनशील हिस्से पर पहुंच रहे हैं। भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ गवर्नमेंट के बीच का रिश्ता नहीं है, यह दो सोसाइटी के बीच का रिश्ता है। भरोसा बनाम सुरक्षा की अगर हम बात करें तो एक जगह मित्रता, संस्कृति, सहयोग है तो दूसरी तरफ सुरक्षित सीमा और सुरक्षित भविष्य की बात। हमने कहा सीमा के दोनों तरफ परिवार, रिश्तेदार, धार्मिक संबंध और व्यापारिक संबंध, और ऐसे लाखों लोग हैं जिनके लिए इंडिया और नेपाल के बीच सीमा रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए जब सिक्योरिटी के नाम पर बॉर्डर रूल्स सख्त होते हैं तो सवाल सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं रहता, सवाल ट्रस्ट का भी बन जाता है। नेपाल को अपनी नेशनल सिक्योरिटी की चिंता है तो भारत को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी की चिंता है, लेकिन दोनों देशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से जेन्युइन लोगों को यह महसूस ना हो कि ट्रेडिशनल रिलेशनशिप कमजोर हो रहा है। और यही सबसे कठिन बैलेंस है, सिक्योरिटी जरूरी लेकिन ट्रस्ट भी जरूरी। अगर सिक्योरिटी बहुत कम होगी तो बॉर्डर का मिसयूज हो सकता है, लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोगों के मूवमेंट और बायलैटरल गुडविल प्रभावित हो सकता है। इसलिए दोनों देशों के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही होगा कि सिक्योरिटी मेजर ट्रांसपेरेंट हो, रूल्स पहले से क्लियर हो, जेन्युइन ट्रेवल्स के लिए प्रक्रिया को आसान बना के रखा जाए, क्योंकि इंडिया नेपाल रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, उसकी असली ताकत जो है वो दोनों देशों के लोगों के बीच का बना हुआ भरोसा है। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या गौरी फट्टा पर दिखाई दे रहा है शक्ति टेम्पोररी एनफोर्समेंट है या इसका कोई दीर्घकालिक बदलाव देखने को मिलेगा, या आने वाले समय में इंडिया नेपाल बॉर्डर मैनेजमेंट के बदलते मॉडल का ये एक संकेत है। साथियों, फिलहाल बिना किसी व्यापक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का यह कहना जल्दबाजी होगा कि पूरे बॉर्डर पर एक नया परमानेंट रिजिम जो है वो लागू हो गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर एक ट्रेंड जरूर दिखाई दे रहा है और यह ट्रेंड ये है कि इनफॉर्मल आइडेंटिफिकेशन से फॉर्मल वेरिफिकेशन की तरफ ये बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ओपन बॉर्डर खत्म हो रहा है, बल्कि संभव है कि ओपन बॉर्डर से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैनेज किया जाए, यानी मूवमेंट जारी रहे, ट्रेड जारी रहे, टूरिज्म जारी रहे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ज्यादा मजबूत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़े। भविष्य में बॉर्डर मैनेजमेंट का मॉडल शायद ऐसा हो सकता है जहां हर व्यक्ति को अननेसेसरी रोका ना जाए, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट्स या सस्पिशियस मूवमेंट के आधार पर टारगेटेड चेकिंग ज्यादा प्रभावी हो। यानी बॉर्डर, ओपन बॉर्डर और स्मार्ट सिक्योरिटी अगर हो तो यही दिशा बनती है कि ओपन बॉर्डर की समाप्ति नहीं होगी बल्कि ओपन बॉर्डर का मॉडर्नाइजेशन होगा। लेकिन अगर रूल्स बार बार बदलते हैं और कम्युनिकेशन कमजोर रहता है तो बॉर्डर कम्युनिटीज के लिए कंफ्यूजन और परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए आने वाले महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि क्या इंडिया और नेपाल इस बदलाव को कोऑर्डिनेट और प्रेडिक्टेबल तरीके से लागू करते हैं। साथियों, इसका असर सिर्फ टूरिस्ट पर नहीं बल्कि बॉर्डर के पॉपुलेशन पर भी हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो हमने कहा कि बॉर्डर के पॉपुलेशन पे,
यानी कि इस कहानी को सिर्फ नेपाल घूमने जाने वाले टूरिस्ट के नजरिए से देखना सही नहीं हो, क्योंकि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर मूवमेंट करने वाले लोगों की कैटेगरीज बहुत बड़ी है। सबसे पहले अगर हम बात करें व्यापारियों की, तो इनके लिए सबसे जरूरी है कि बॉर्डर पर कार्गो और डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया प्रेडिक्टेबल हो। दूसरी अगर हम बात करें वर्कर्स की, तो कई लोग बॉर्डर के आर पार इस एरिया से उस एरिया से इधर एम्प्लॉयमेंट के लिए मूवमेंट करते रहते हैं। उनके लिए हर बार नई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच एजुकेशन और एकेडमिक मूवमेंट भी, अगर स्टूडेंट को बार बार अलग अलग डॉक्यूमेंट रूल्स का सामना करना पड़े तो मोबिलिटी प्रभावित हो सकती है। चौथा अगर हम बात करें साथियों, तो बॉर्डर पर रहने वाले लोग जो रेसिडेंट्स हैं, इनके लिए बॉर्डर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। उनकी रोजमर्रा जिंदगी का बॉर्डर से जुड़ी हुई, किसी का बाजार दूसरी तरफ है, किसी का रिश्तेदार दूसरी तरफ है, किसी का बिजनेस दूसरी तरफ है, किसी का खेत या रोजगार दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है। इसलिए बॉर्डर पॉलिसी में इन लोगों के लिए सबसे जरूरी है सिक्योरिटी के साथ साथ फैसिलिटेशन, यानी जेन्युइन लोकल मूवमेंट को आसान रखा जाए, लेकिन सस्पिशियस या इलीगल मूवमेंट पर सख्ती बनी रहे। अगर दोनों देशों की एजेंसी इस डिफरेंस को इफेक्टिवली मैनेज कर पाती है तो सिक्योरिटी भी मजबूत होगी और बॉर्डर कम्युनिटीज का जीवन भी प्रभावित नहीं होगा। तो अब इस पूरी कहानी को एक बार बड़े जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे अगर हम देखें, तो हम ये देख सकते हैं कि नेपाल जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए आधार पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसके नीचे कई बड़ी परतें भी हैं। 1950 की ट्रीटी ने भारत और नेपाल के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप फ्रेमवर्क बनाया जिससे लोगों और आर्थिक गतिविधियों की मूवमेंट को विशेष महत्व मिला, और इसी हिस्टोरिकल रिलेशनशिप में इंडिया नेपाल बॉर्डर को एक अलग पहचान दी। लेकिन 2026 की सिक्योरिटी रियलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वह 1950 जैसी नहीं है, क्योंकि आज बॉर्डर के सामने जो नई चुनौतियां हैं वो स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक डॉक्यूमेंटेशन, क्रिमिनल नेटवर्क्स है, और टेक्नोलॉजी के दौर में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जरूरत पहले से ज्यादा है। इसलिए इंडिया नेपाल बॉर्डर के सामने आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ओपन बॉर्डर रहे या बंद हो, असल सवाल है कि ओपन बॉर्डर को सिक्योर कैसे रखा जाए। अगर दोनों देश सिक्योरिटी के नाम पर मूवमेंट को इतना मुश्किल बना दे कि बॉर्डर कम्युनिटी और लेजिटिमेट ट्रेड परेशान होने लगे, तो इसका असर बायलैटरल रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा। और अगर सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर दिया जाए, ओपन बॉर्डर का मिसयूज होने लगे, तो फ्यूचर शायद इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमें फंसता हुआ नजर आएगा। तो साथियों, कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो नेपाल के लिए सिर्फ ये इंडिया रिलेशन का सवाल नहीं है, यह उसकी सोवरेनिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है, और बॉर्डर कम्युनिटीज के लिए उनके रोजमर्रा जिंदगी और लिवलीहुड का सवाल है। इसलिए आने वाले समय में असली परीक्षा किसी एक डॉक्यूमेंट की नहीं होगी, असली परीक्षा होगी कि क्या भारत और नेपाल सिक्योरिटी और ट्रस्ट के बीच सही बैलेंस बना पाते हैं। क्योंकि भारत नेपाल संबंध की सबसे बड़ी ताकत लोगों की आवाजाही है, और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही हो सकती है। अगर उस मूवमेंट को मैनेज करने का तरीका गलत हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। साथियों, अगर हम ये कहें कि जहां जेन्युइन ट्रेवल बिना अनावश्यक परेशानी के आगे बढ़े, लेजिटिमेट ट्रेड तेजी से चले, सिक्योरिटी एजेंसी सस्पिशियस मूवमेंट को पहले से बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सके, यानी आने वाले वर्षों में भारत नेपाल सीमा की कहानी शायद ओपन बॉर्डर से आगे बढ़कर स्मार्ट ओपन बॉर्डर की तरफ बढ़ेगी। और ये एक आगे की कहानी बनने वाली है, और यही इस पूरे खबर का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल टेक अवे है। सीमा बंद करने से सुरक्षा नहीं आती, सीमा को समझदारी से मैनेज करने से सुरक्षा आती है, और भारत नेपाल के मामले में यही बैलेंस दोनों देशों के रिश्ते का भविष्य तय करेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत नेपाल सीमा का भविष्य खुली सीमा के साथ साथ स्मार्ट सुरक्षा के साथ मैनेज होगा? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और कैसा लगा शीर्षक जरूर बताएं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।